जय भारत साथियों, आज हम आपके बीच में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के स्ट्रक्चर कि वो कैसे पूर्णतः लोकतांत्रिक हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को आप कहते हुए ये सुना होगा कि वह लोकतांत्रिक है, लेकिन हम उस लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारत देश के अंदर जातियां कूट कूट कर भरी हुई हैं, जो देश और समाज के लिए बेहद खतरनाक हैं, जिसकी वजह से आपका समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। जब कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति बिरादरी या एक वर्ग समुदाय की बात करता है और हमेशा उसी को प्रमोट करता है। चुनाव आयोग भी ऐसी पार्टियों को प्रमोट करता है, मीन्स अप्रूवल देता है, जो व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद समथिंग पर आधारित होती हैं। कहने का मतलब, और अगर आप देखोगे सभी का जो पार्टियां विदेश में चल रही हैं, उन सभी का अगर संविधान आप पढ़ेंगे जो चुनाव आयोग में इन लोगों ने दिया है या रजिस्टर्ड है, तो उसमें कहीं जातिगत बातें नहीं हैं और उसमें ये वचनबद्धता भी होती है कि आप दिए गए इस कॉन्स्टिट्यूशन का पूर्णतया पालन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं है देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करती हो। यह देश के दयनीय स्थिति का मुख्य कारण है। इन सब चीज़ों को देखते हुए साथियों, बीआरपी का जब गठन किया गया तो हमने इस समस्या का समाधान निकाल लिया। पार्टी की सत्ता में आने के बाद, मीन्स हमारा वर्चस्व मेंटेन होने के बाद, आप लोगों के पूर्ण समर्थन के बाद, हम जातीय व्यवस्था को ख़त्म कर मानव और मानव एक समान की बात करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन हम भारत देश के अंदर व्याप्त जातियों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और ना अभी इस लेवल पर हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हम सभी ने मिलकर के इस समस्या का समाधान निकाल लिया है और समस्या के समाधान के लिए बीआरपी का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि बीआरपी व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद से मुक्त है। वो चीज़ कैसे है मैं अभी आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। अगर कोई भी पार्टी इस प्रोसीजर को फॉलो करती है तो निश्चित तौर पर हम उस पार्टी का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक देश में ऐसी कोई पार्टी है नहीं और उम्मीद है भविष्य में भी नहीं होगी, क्योंकि ऐसी पार्टी का गठन करना और उसको मैनेज करना ये बहुत बड़े त्याग का विषय है। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं, आपकी पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। जिसको आप जनरली बीआरपी के नाम से जानते हैं। बीआरपी, उम्मीद करता हूं कि नाम से आप पूर्णतः सेटिस्फाई होंगे और हमारे टीम में सभी लोगों को ये नाम पसंद आया, इसलिए हम ने इसको जो है इम्प्लीमेंट किया। अब साथियों, बात यहाँ पर आती है, तमाम पार्टियाँ जो भी हैं उनमें लोकतांत्रिक होने का ये दावा इसलिए पेश करती हैं कि वे 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव करते रहेंगे।
हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर गलत मार्ग का अनुसरण कर रहा है या किसी भी तरीके से अयोग्य है या किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसे जब चाहे तब डिसमिस किया जा सकता है, वह आरपी मौर्य ही क्यों ना हो। तो साथियों वो देखिए कैसे। अब यहाँ पर हम इसके राष्ट्रीय संरचना की बात करते हैं या राष्ट्रीय कार्यकारिणी कह लो, कार्यकारिणी या संरचना ही लिखिए, एट संरचना। साथियों आप हमारी उम्र को जानते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं, सीख रहे हैं, सीखते सीखते बहुत कुछ सीखते रहेंगे और जो सीख चुके हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। जनरली आप देखते होंगे आपके घर में बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, समाज में बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, तो हमारा संस्कार होना चाहिए कि हम अपने से बड़े बुजुर्ग सीनियर का आदर सत्कार और सम्मान करें। जनरली पार्टियों में आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसको क्या कहा जाता है? मुखिया। वो पार्टी का मुखिया होता है। एक ने पार्टी बना ली, संस्थापक हो गया, कंटिन्यूअसली वो मुखिया बना हुआ है और व्यक्ति के नाम से वो पार्टी चलती है। आम जनता जो पार्टी का गठन नहीं कर सकती है या बना नहीं सकती या चुनाव नहीं लड़ सकती है या इतना सॉलिड डिसीजन नहीं ले सकती है, वो क्या करेगी? वो इन्हीं लोगों के पीछे घूमती रहती है कि हमारा भला होगा, भला होगा, भला होगा। जो व्यक्ति परिवारवाद की पार्टी चला रहा है वो आपका भला कभी नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए अखिलेश यादव, बहन जी और तमाम ऐसी पार्टियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस बात को हमने ये सोचा कि अगर ऐसा रहा तो भाई हमारी पार्टी तो चल सकती है, इक्के दुक्के बार हम सरकार बना सकते हैं, लेकिन जैसे ये मछली पकड़ का खेल खेल रही हैं, एक बार ये, एक बार वो, एक बार वो, वैसे हमारा भी हाल होगा। कभी हम जनता को, पब्लिक को पूर्णतया सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे और उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएंगे। दूसरी बात कि जैसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हमारे नीचे पूरा का पूरा हमारा परिवार जुड़ जाएगा। हमारा बेटा पागल है, दिवालिया है, अपसेट है, तो सामने वाले या किसी भी आम पब्लिक का बेटा, मीन्स किसी भी किसान का भाई का बेटा जो पार्टी में नहीं है या है भी तो छोटे लेवल पर है, उसका बेटा वेल इंटेलिजेंट होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, तो उसको मौका नहीं दिया जा सकता है, उसको मौका दिया ही नहीं जाता है। और मौका अगर नहीं देंगे तो ना तो पार्टी का ग्रोथ होगा और ना देश का ग्रोथ होगा, ना समाज का ग्रोथ होगा। मीन्स अयोग्य लोग जो है पार्टी का संचालन करेंगे और पार्टी का संचालन करेंगे तो प्रदेश का भी संचालन करेंगे। राहुल गांधी जैसे लोग आप देख लीजिए, और उसके बाद जो है फिर देश का भी संचालन करेंगे और देश की नैया डूबना जो है वो स्वाभाविक सी बात है। खैर, तो इन चीज़ों को हमने ख़त्म कर दिया। सबसे पहले पार्टी का जो सर्वोच्च सदन है, संस्थापक मंडल, आपको स्ट्रक्चर जो है वो शेयर किया गया है, आप सभी को याद होगा मोस्टली। संस्थापक मंडल का जो दूसरा नाम है वो है सर्वोच्च सदन। सर्वोच्च सदन, संस्थापक मंडल। इस संस्थापक मंडल में अभी तक 10 लोग हैं और 10 अलग अलग जातियों से हैं। अलग अलग जातियों से, अलग अलग जातियों का मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे आप जनरली जानते हैं कि मौर्य से मौर्य ज़्यादा संतुष्ट रहता है, कुशवाहा से कुशवाहा ज़्यादा संतुष्ट रहता है, यादव से यादव ज़्यादा संतुष्ट रहता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 10 ऐसे लोगों को रखा गया है, मैं नाम डिस्क्लोज करूँगा, कि जो हर जाति वर्ग के हैं
आगे जो जातियां हमारे फ्रंट पर आएंगी, जिनका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको भी संस्थापक मंडल में जगह दिया जाएगा। अब जैसे मैं मौर्य, तो एक नेचुरल सी बात है कि मैं मौर्यों के लिए बेहतर सोच सकता हूँ, उनके दुख दर्द को समझ सकता हूँ, औरों के लिए सोच सकता हूँ, ये हमारी महानता है। लेकिन जनरल जो टेंडेंसी रहती है वो जातिवाद इस देश के अंदर व्याप्त है। जब हम कोई काम करने जाएंगे तो आप अगला बंदा यही सोचेगा हमारे प्रति कि ये मौर्य अगर है तो ये मौर्यों के लिए ही काम करेगा, उसकी सोच ऐसी है। जबकि हम जातिवाद से मुक्त हैं। इसलिए यहाँ पे 10 लोगों को रखा गया और ये पार्टी का सर्वोच्च सदन है। सर्वोच्च सदन होने के बाद ये अभी जो विश्वास में हैं उनको रखा जा रहा है, अहस्तांतरित है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो सर्वोच्च सदन में आएगा वो अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील इसलिए है क्योंकि मान लेते हैं इनका चुनाव करके हम निकाल देते हैं 2 साल 3 साल 4 साल में, किसी को ऐड कर लेंगे तो पार्टी का जो मिशन और उद्देश्य कोई खिलौना तो है नहीं। दूसरा बंदा आया, उसको पार्टी के स्टार्टिंग एज में जब उसने कोई मेहनत ही नहीं की है तो वो पार्टी के प्रति कोई फेथ और विश्वास नहीं रखेगा। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ विखंडन होगा और विखंडन हो तो पार्टी का टूटना तय है। इसलिए इसको इतना मजबूत बनाया गया है, इसमें उन्हीं लोगों को रखा जा रहा है जो पार्टी की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। अगर ये टूटे, अगर ये इधर उधर हुए तो पार्टी का विनाश निश्चित है। अदरवाइज यहाँ पर इस मंडल को संचालित करने के लिए इसमें एक जैसे सदन होता है, आपका पार्लियामेंट होता है, विधानसभा होता है, वैसे ही इन सभी का एक प्रेसिडेंट होगा। वो प्रेसिडेंट होगा जो संचालित करेगा पूरे सदन को, लेकिन वो पब्लिक फ्रंट पर नहीं आएगा। पब्लिक फ्रंट पे उसका नाम नहीं होगा कि यादव जी इसको संचालित कर रहे हैं, कि मौर्य जी कर रहे हैं, कि एससी भाई कर रहा है, कोई कर रहा है। आपस में जो भी योग्य होगा 2/3 के आधार पर जिसका सिलेक्शन होगा वो इसका संचालन करेगा। तो अब इसके बाद क्या है, इस संस्थापक मंडल के नीचे 4 सदन बनाए गए हैं। मैं आपको बता रहा था ना कि आपके जो सीनियर हैं, अब जैसे सपोज डेट आपके ग्रैंडफादर हैं, आईएएस रह चुके हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, तो आप अभी अध्यक्ष बन रहे हैं, तो आपके नीचे वो क्यों काम करें? ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे से सीनियर है उसको मान सम्मान चाहिए होता है। मान सम्मान के बाद आपको मार्गदर्शन वो करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने से ऊंचे स्तर पर उनका सम्मान करें। तो सर्वोच्च सदन के बाद जो आ रहा है हमारा सलाहकार मंडल। सलाहकार मंडल, सलाहकार मंडल में वही सेम कंडीशन है। यहाँ पर अगर 10 जातियाँ हैं तो यहाँ पर भी हमारी 10 जातियाँ होंगी, और 10 जातियों में मोस्टली सारी जातियाँ आ जाती हैं। छोटे मोटे जो होंगे उनको भी हम टेकअप करेंगे। तो ये तो 10 हो गया। अगर क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाई जाएगी किसी भी वजह से तो सभी जातियों के एक मेंबर्स को और बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे, क्योंकि जो भी निर्णय यहाँ पर होगा 2/3 बहुमत से ही संभव है, और उसी रेशियो में ये बढ़ाया और घटाया जाए। नेतृत्व देखिएगा ध्यान से, हर जाति को बराबर का नेतृत्व बन रहा है। अब आप ये मत कहिएगा कि ये पार्टी आरपी मौर्य की है, ये पार्टी हमारी नहीं है, ये पार्टी समाज की है। हम एक बहुत बड़ा आधारशिला रख रहे हैं, बस आप लोगों को समझने की ज़रूरत है और साथ लगने की ज़रूरत है। उसके बाद साथियों दूसरा है संरक्षक मंडल। संरक्षक मंडल, ये संरक्षक मंडल में भी वही सेम कंडीशन है, और 2/3 जो है बहुमत से इसमें भी डिसीजन होगा। सलाहकार मंडल में वैसा ही होगा, इसमें भी एक प्रेसिडेंट होगा जो इंटरनल होगा, इसमें भी एक प्रेसिडेंट होगा जो इंटरनल होगा। उसके बाद यहाँ पर संयोजक मंडल होगा, एक संयोजक मंडल होगा।
ये 3 आपके हाउस यहाँ पर बनाए गए हैं, सर्वोच्च सदन और ये उच्च सदन कहेंगे इसको, तीनों को। संयोजक में भी वही 10 की बात हो रही है, 2/3 से आ रही है। ये कहाँ पे बैठे हैं? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बैठे हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोजीशन नहीं आया। अब इसमें सलाहकार में आप समझ ही सकते हैं किस प्रकार के लोग शामिल होंगे। जो कार्यकारिणी सर्वोच्च सदन के द्वारा पास होगा बहुमत से, उनको यहाँ पे रखा जाएगा। संरक्षक में हैं, जो पूरी पार्टी को संरक्षित करने की क्षमता रखते हैं। इसमें बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े ही पावरफुल लोग जो हैं इसमें शामिल किए जा सकते हैं। संयोजक मंडल इन द सेंस जिसका पब्लिक प्लेस पर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जो लोगों को जोड़ सकता है, संचालन कर सकता है, संयोजन कर सकता है, उसको इसमें रखा जाएगा। ये सर्वोच्च सदन, ये उच्च सदन, ध्यान रखिएगा, तीनों ने मिलकर बनाया है उच्च सदन। अब हम उच्च सदन के नीचे आते हैं। उच्च सदन के नीचे आपका आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पे पूरी की पूरी पार्टी का जो पावर है वो केंद्रित किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी की पूरी पार्टी में एक ही होगा। जो कार्यकारी मीन्स वर्तमान का डिसीजन मेकर होगा, कर्ता धर्ता होगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आती है। ये जो उच्च सदन या उसके ऊपर की बात करेंगे, ये साइलेंट मोड में रहने वाले, दिशा निर्देशन करने वाले, टोकाटाकी करने वाले हैं, जो हमेशा जो है पार्टी पर निगरानी बनाए रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीचे है कार्यकारी अध्यक्ष मंडल। इसमें भी 10 जातियों को रखा गया है और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिप्रेजेंटेटिव की भांति काम करेगा। उसके बाद आप आएंगे तो ये है महा सचिव मंडल। उसके बाद है यहाँ पे सचिव मंडल और फिर है यहाँ पे कोषा अध्यक्ष मंडल। ये आपकी कार्यकारिणी है राष्ट्रीय लेवल की। अब आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर केवल पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए, कार्यकारी अध्यक्ष में 10 जातियों को रखा गया है। महासचिव भी 10 जातियों से होंगे, सचिव मंडल भी 10 जातियों से होगा, कोषाध्यक्ष भी 10 जातियों से होगा। ट्रांसपेरेंसी पूरी की पूरी पार्टी में क्लियर है। किसी भी पार्टी में 2/3 बहुमत से ही किसी निर्णय को पास किया जा सकता है और उस मंडल का जो अध्यक्ष होगा उसके माध्यम से ऊपर और या नीचे प्रोसीड किया जाता है। और इसमें भी 10 होगा। और फ्रंट पे पब्लिकली जब कोई पब्लिक प्लेस पर आएगा, जैसे ये कार्यकारी अध्यक्ष मंडल, तो सम्मानित सदस्य कार्यकारी अध्यक्ष मंडल लिखा जाएगा, लेकिन ये खुद को कार्यकारी अध्यक्ष लिख सकते हैं। मीन्स क्या है कि हर जाति और वर्ग अपने आप को एक नेतृत्व, प्रखर नेतृत्व देने की क्षमता इस पार्टी के अंदर से पैदा कर सकता है। अच्छा, इसमें क्या है, जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उच्च सदन और सर्वोच्च सदन द्वारा संचालित हो रहा है। किसी भी गलत एक्टिविटी, किसी भी पॉइंट को लेकर के कभी भी सर्वोच्च सदन या उच्च सदन की किसी भी सदन की नोटिस इसके पास आ सकती है, उसके प्रति ये जवाबदेह होगा। ऊपर के सभी सदनों का अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए या नीचे के सदनों से कंप्लेन जाने के बाद ऊपर के सदनों का अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को कभी भी डिसमिस किया जा सकता है, कभी भी। वैसे अगर इसका कार्यकाल देखा जाए तो 5 साल के लिए इसका कार्यकाल रखा गया है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को बार बार इसलिए नहीं बदलना चाहते हैं क्योंकि
जो उस लेवल पर आता है उसका बड़ा त्याग और डेडिकेशन होता है, और 2-4 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल तो वो सीखने में लगा देता है पूरे स्ट्रक्चर को करना क्या है, समथिंग मीन्स मूविंग करनी। जैसे आप नई गाड़ी खरीद के लाते हैं तो तुरंत वो चलने नहीं लगती है, उसको थोड़ा चलाना पड़ता है। चलाने के बाद जब वो प्रैक्टिस में आती है तो आपकी गाड़ी स्मूथली चलती है। वैसे ही अगर हम किसी का चुनाव कर दें, यहाँ पर चुनाव करने के उपरांत थोड़ा वो जो चलने लगेगा तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में उसको बदलना पार्टी के लिए बहुत ही खतरा है। इसलिए ये 5 साल का टाइम पीरियड है, 5 साल में इसका चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले अगर ये कहीं पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है तो किसी भी सदन में जो है किसी भी पद पर रहने वाला हमारी पार्टी का पदाधिकारी कभी भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो साथियों, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो राष्ट्रीय लेवल का है, इसमें अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है, कुछ भी आपको लगता है कि समथिंग एडिशन होना चाहिए या कुछ भी अनक्लियर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम दोबारा उसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और आप देख ही लीजिए साथियों, यहाँ पे और पार्टियों का स्ट्रक्चर आप मैच करवा लीजिए, किसी भी पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। अब आप ये मुझे बताइए कि ये पार्टी आरपी मौर्य की पार्टी रही कि नहीं रही? ये पार्टी आरपी मौर्य की नहीं रही। ये पार्टी आम जनमानस की पार्टी है, भारत देश की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है। और यहाँ पर जो होगा वो मेरे रहने के बाद भी न्याय संगत ही होगा, अगर न्याय संगत तरीके से इसको फॉलो किया गया तो। अभी हम इसको मजबूत बना करके चल रहे हैं, भविष्य वो निर्धारित होगा हमारे आने वाली पीढ़ी पर। तो हम आने वाली पीढ़ी को इतना अच्छा संस्कार दें कि ये स्ट्रक्चर और ये योजना कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे और पूरा का पूरा भारत सुखमय हो, खुशहाल हो, समृद्ध हो, भाईचारा हो। तो साथियों, अगले वीडियो में मैं आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से चल करके प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ आऊँगा। तब तक मैं चाहूँगा कि आप जो इसमें कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।